हेलो बच्चों, अनिमेश मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एमटीएस के एग्जाम के लिए जो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाए थे, उनके लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें अगर आप ये कुछ लेक्चर्स देखोगे तो आप मैथ्स के एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। और जो लोग पहले से कर चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा कि भाई फिनिशिंग टेस्ट दे दो, अच्छा तो कर चुके हो, उससे भी बहुत और भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे अप्रोच यही रहेगी कि जो पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, उनसे हम सीख सीख के एग्जाम में जाएंगे। और जो आप जानते हो कि इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पुराने साल के क्वेश्चंस के पैटर्न के बेस पर ही आते हैं। बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं मिलता है। तो अगर रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस में हमें मास्टरी हमने अटेन कर ली है तो हम अपने एग्जाम में अच्छा कर ही लेंगे। इसी प्रेमाइस पर हम ये तैयारी कर रहे हैं। तो 12 मीटर लंबाई की कोर वाले बंद घनाकार बॉक्स में मौजूद हवा का आयतन बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ हवा। जो अगर इसे हवा ही बोला जाता ना तो अंडरस्टूड है कि जो रूम है इसमें हवा वॉल्यूम में फिल होगी, है ना। हवा 3 डायमेंशन की चीज है, हवा वॉल्यूम में फिल होगी, मतलब बेसिकली वॉल्यूम निकालना है आपने। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा जी? क्यूब का वॉल्यूम तो साइड का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम 3 बार साइड गुना करके आ जाता है, सिंपल सी बात है। तो मौखिक हो जाएगा क्वेश्चन। 12 का क्यूब तो 1728 आपको याद होना चाहिए। 12 का स्क्वायर याद है 144, कम से कम स्क्वायर तो याद करो। 12 का स्क्वायर बच्चे 144 याद करो, एक और 12 गुना कर दो तो 1728 आ जाएगा। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं, हम थोड़ी इधर उधर की चीजें भी डिस्कस करेंगे ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको आउटलुक मिले चीजों को देखने का। क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब हो जाएगा। क्यूब का अगर सरफेस एरिया पूछा जाता तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। क्यूबॉइड होता उसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट का। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट, ऐसे करके निकलता है, राइट। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो इससे लिंक्ड है। अगर कोई इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर ही लोगे, पूरा यकीन है। तो गीता जी ने 1000 रुपए में एक बैग खरीदा है और बैग के दोषों को ठीक करने के लिए उन्होंने 300 रुपए खर्च कर दिए। तो अगर बैग 1000 रुपए में खरीदा, 300 रुपए और खर्च किए, तो जो इफेक्टिव क्रय मूल्य पड़ा वो 1300 रुपए पड़ गया, क्योंकि 1300 रुपए अपनी जेब से देने पड़े ना। 1000 रुपए तो देने ही पड़े, 1000 रुपए तो खरीदने में ही देने पड़े। 300 रुपए सामान को ठीक करने के लिए देना पड़ा, 1300 रुपए खर्च करने पड़ गए। और जो मिला उनको, गीता जी को जो मिला है पैसा, वो 1508 रुपए मिला है। तो मुनाफा हुआ ना, मुनाफे का फायदा है। कितना मुनाफा हुआ ये पूछा प्रतिशत में। बेटा जी प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालते हो आप? ना, प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालते हो? इन दोनों का जो अंतर है 208, वो आपका प्रॉफिट है ना। 208 वो आपका प्रॉफिट है। और जो मुनाफा कैलकुलेट होगा वो क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य क्या है? 1000 है या 1300 है? अरे 1300 है। क्रय मूल्य वो होता है जो सामान खरीदने में खर्चा हुआ है। इनफैक्ट अगर सामान खरीदा किसी ने और उसको रिक्शे पर या टेम्पो पर या ट्रक में लेकर आया, तो ट्रक का जो किराया है ना, वो भी क्रय मूल्य में जोड़ जाता है। आप कॉमन सेंस से सोचो, अगर आप दुकानदार हो, आप 1000 रुपए का सामान खरीदते हो और 100 रुपए का रिक्शा करके सामान को लाते हो दुकान तक, तो आपके अनुसार आपकी जो लागत लगी है वो 1000 रुपए है या 1100 रुपए? 1100 है ना। तो यहाँ भी जो लागत मूल्य है वो 1300 रुपए ही है। तो प्रॉफिट अपॉन सीबी ये फ्रैक्शन हो गया है, और फ्रैक्शन को आप आराम से प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 13 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो ये 1 हो जाएगा, और फिर 16% आपका उत्तर हो जाएगा। गुड, फाइन। तो प्रश्न क्या बोलता है? एक हफ्ता में रविवार और सोमवार का औसत तापमान 37.2 है। आपको हम पहले लेक्चर में भी ये बात सिखा चुके हैं कि अगर औसत लिया है, दो चीजों का औसत दिया तो 2 से गुणा करके उनका टोटल आ जाता है। ये बात पहले भी मैं सिखा चुका हूँ। तो संडे और मंडे का अगर टोटल करेंगे, है ना, संडे और मंडे का टोटल करेंगे बच्चे, तो 74.4 आ जाता है। 2 गुणा कर दो, 74.4 आ जाता है। मंगलवार और बुधवार का औसत करेंगे, है ना, मंगलवार, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत करेंगे तो 39.4 है, वाले इनका टोटल 39.4 गुना 2 है, तो आ रहा है वो 78.8। ठीक है। अब बोले कि सोमवार मंगलवार बुधवार का मिला के औसत करेंगे। सोमवार का, मंगलवार का और बुधवार का मिला के औसत करेंगे तो आ रहा है 38.1। तो उसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर इन तीनों का टोटल आपको मिलेगा। 38 को 3 से गुणा करेंगे बेटा जी तो 114 आता है।
0.1 की वजह से 0.3 आ जाए। अब आपसे संडे का तापमान पूछा गया है। आप सोचो ना कि इन सबको ऐड करोगे तो आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टोटल मिलेगा और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टोटल आपके सामने है, तो बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर देंगे तो संडे की वैल्यू मिल जाएगी ना। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल है 74.4 और 78.8, ये टोटल है इन चारों दिनों का। कौन से चारों दिनों का? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इन 4 दिनों के टोटल में से ये 3 दिनों का टोटल अगर आप हटा देंगे, कौन से 3 दिन? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो कुछ और नहीं, आपको संडे का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो कितना आ रहा है बच्चे ये देखो आ रहा है ये 152 153.3 है ना, 153.2 आ रहा है, राइट, 153.2 आ रहा है। तो 153.2 में से 114.3 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको 38.9 मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे, सिंपल सिंपल फॉर्मूले यूज करेंगे। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन तो बच्चे करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन से तो आप बच नहीं सकते, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो। जीवन एक काम कर सकता है 20 दिनों में, जीटू वही काम 40 दिन में कर सकता है, जीटी 60 दिनों में कर सकता है। तो उनके काम, वो सब काम मिला के उन्होंने काम किया और पैसे की बात हो रही है। जो पैसा मिलता है वो क्षमता के हिसाब से मिलता है, दिन के नहीं, उल्टा क्षमता के हिसाब से मिलता है। तो 20, 40 और 60 का एलसीएम देखो, 20, 40, 60 का एलसीएम खुद 60 ही हो जाएगा। ठीक है, 20, 40, 60 का एलसीएम खुद 60 ही हो जाएगा। तो अब हम क्षमता के लिए उल्टा करेंगे। तो जीवन सोचिए, जीवन G2 G3, जीवन, ऐसा सोचिए बेटा जी, जीवन 20 दिनों में 60 यूनिट काम करता है, जीवन 20 दिनों में 60 यूनिट काम करता है, जीवन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, G2 40 दिनों में 60 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन 120 लेना चाहिए, चलो 120 ले लेते हैं, है ना, 120 ले लेते हैं, 120 यूनिट, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो जीवन की एफिशिएंसी क्या है? जीवन की एफिशिएंसी 6 है। कैसे? 20 दिनों में अगर वो 120 यूनिट काम करेगा, 20 दिनों में अगर वो 120 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। कौन? जीवन। G2 40 दिनों में 120 यूनिट काम करेगा तो G2 एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और G3 बच्चे मेरे 60 दिनों में 120 यूनिट काम करेगा, G3 60 दिनों में 120 यूनिट काम करेगा तो G3 एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया ना 6:3:2। अब जीवन G2 का मिला के शेयर 2700 है ना। तो 9 के हिसाब से 9 यूनिट का जो वैल्यू है, 9 यूनिट का मान 2700 है ना। 9 यूनिट्स का जो मान है वो 2700 है, करेक्ट। तो 1 यूनिट का मान 300 है और टोटल वर्कर्स मिला दोगे तो कितने यूनिट बन रहे हैं? 11 यूनिट के हिसाब से मिलना चाहिए, है ना। पैसा एफिशिएंसी के हिसाब से मिलता है, ये एफिशिएंसी की रेशियो है, क्षमता, कि एक दिन में कितना यूनिट, एक दिन में कितना यूनिट, एक दिन में कितना यूनिट, इस रेशियो में पैसा मिलेगा। तो 6 और 3 को मिला दोगे जीवन G2 तो 2700 मिलते हैं, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 2700 रुपए है, 1 यूनिट की वैल्यू 300 है। तो बच्चे मेरे, तो 11 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो 300 गुने 11 है ना, मतलब सबको मिला दोगे तो आपको 3300 रुपए जरूर मिलने चाहिए। तो हमेशा टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में आप एलसीएम पे फोकस करो, आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद क्लियर होता हुआ दिख जाएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और जब बहुत सिंपल क्वेश्चन आए ना तो उसको बहुत जल्दी आपको करना है, ताकि जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ढंग का समय इन्वेस्ट करके उसको भी कन्वर्ट कर। जैसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा गया जो दोनों से डिविजिबल हो। तो विकल्पों को देखो, सबसे छोटा नंबर 360 है लेकिन वो स्क्वायर ही नहीं है, 360 नेग्लेक्ट। उससे बड़ा नंबर 900 है, 900 स्क्वायर नंबर है और दोनों से डिविजिबल है, सीधा एक्सेप्ट, बात खत्म। बोल के समझा के करें तो कुछ सेकंड में क्वेश्चन हो जा रहा है। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे तो सोचो कितने कम टाइम में ही क्वेश्चन हो गया होता, कर लिया होता और सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ हम खुशी खुशी बढ़ गए होते। सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर दो डिस्काउंट आपको मिलते हैं, जैसे कि मार्केट में आप जाते हो, लिखा हुआ मिलता है कि 50% प्लस 40%, आपको पता है वो 90% नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। होता क्या है कि पहले 50% का डिस्काउंट मिलता है,
फिर आप दुकान से जाने लगते हो तो दुकानदार बोलता है सर रुक जाओ, मैं आपको 40% और डिस्काउंट देता हूँ। लेकिन वो 40% जो और डिस्काउंट देता है वो अब 50% की डिस्काउंट के बाद जो मूल्य तय हुई ना उस पर देता है 40%। ये नहीं कि पुराने वाले को और 40% दे रहा है। समझिए इस बात को। तो ठीक है, अब एमटीएस का एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा घुस के देखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ॉर्मूले से काम हो जाएगा हमारा। तो फ़ॉर्मूला बता देता हूँ मैं फटाफट आपको। तो अगर 2 डिस्काउंट्स हैं ना बेटा, अगर 2 डिस्काउंट्स हैं, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है इक्विवेलेंट वाला, वो ये निकलता है। याद रहेगा आपको? इतना याद कर लो। इसके सारे क्वेश्चन आप आराम से वहाँ एग्ज़ाम में कर सकते हो। करके देख लें। तो बच्चा मेरा अगर आप 12.5 में जोड़ देंगे 20 माइनस 12.5 गुणे 20, 12.5 गुणे 20 डिवाइड बाई, ठीक है 5, तो ढाई कम हो जाएगा, 10 प्लस 20 30% आपका उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूला लगा के खटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो गुड। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ऐसे ही कर लोगे, थोड़ा सा हमें फॉलो करोगे ना, बातों को मानोगे तो कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं होता। तो मुश्किल नहीं होता तो कट ऑफ भी अच्छा रहेगा। तो ये भी ध्यान में ऐसा नहीं कि हम कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, हम अ, उसमें रिलैक्स हो जाएंगे कि भाई मुश्किल नहीं होता तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। तो टोस पे रहेंगे लेकिन हाँ परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव एनर्जी से काम करते रहेंगे। तो 855 रुपए विक्रय मूल्य है और 10% हानि हुई। ठीक है, 10% अगर हानि हुई है मतलब सीपी का 90% पे सामान बेचा जा रहा है ना। सीपी खुद होता है 100%। अगर 10% हानि हुई है बेटा जी तो सीपी के 90% पे आप सामान बेच रहे हो। तो जो 90% का मान है ना, जो 90% ऑफ सीपी है उसका मान 855 रुपए है ना। 90% सीपी का मान 855 रुपए। और आपसे लॉस का एक्चुअल अमाउंट पूछा गया है। लॉस का एक्चुअल अमाउंट है 10% ऑफ सीपी, मतलब उधर उसको 9 से डिवाइड, 90 से 10 कैसे आएगा, 9 से डिवाइड, तो उधर भी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 से डिवाइड करोगे तो 95 रुपीज एग्जैक्ट आपका नुकसान की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। देख रहे हो किसी ऑब्जर्वेशन से, समझदारी से कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन कर सकते हो या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। यही सीखना है आपको बेटा जी, यही बार बार रिपीट करना है। तो बस हमारे ये कुछ चुनिंदा लेक्चर्स फॉलो करो, उनको ही बार बार रिपीट करो और फिर आपका काम हो जाएगा। तो हमारे जो चैनल है ना इसमें आपकी जो जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है इसके लिए आपको हमेशा मदद मिलती रहेगी। ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हर आदमी अपने अपने काम में बिजी हो जाता है, कभी कोई जॉब को लेकर, कभी कुछ भी काम को लेकर, तो कई बार इतना समय नहीं मिल पाता है। फिर भी एस्पिरेशन तो हमारा हाई रहना ही है ना, और पढ़ाई हमने करी भी है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करी है। तो अब इन लेक्चर्स को देख लोगे ना तो सारी भरपाई हो जाएगी। भुजा पी का एक वर्ग है, ठीक है, तो पी साइड लेंथ का स्क्वायर है, उसमें से एक आयत रेक्टेंगल इससे काटा जाता है। आयत की भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई के आधे के बराबर। ठीक, ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि आयत की भुजा की लंबाई वर्ग के भुजा की लंबाई के आधे के बराबर है, और आयत की दूसरी भुजा की लंबाई आयत की पहली भुजा की लंबाई का 1/3। तो जो दूसरी दूसरी भुजा है ना वो इस पहली भुजा का 1/3 है, इसका 1/3 करोगे बेटा तो p/6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का एरिया, जो कि हो जाएगा p² बटा 12। तो p² बटा 12 तो रेक्टेंगल का एरिया आया। प्रश्न आपसे रेक्टेंगल का एरिया नहीं पूछ रहा, प्रश्न पूछता है इसको हटाने के बाद जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो जो बचा हुआ भाग है बेटा जी, तो पूरा क्षेत्रफल स्क्वायर का तो p² होता है, और ये रेक्टेंगल आप काट के निकाल रहे हो, तो इसमें से बचा हुआ भाग का जो क्षेत्रफल होगा उसका मान ये हो जाएगा ना बच्चा, करेक्ट। लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, अगर ब्रेड्थ 40 है तो बताइए। पाइथागोरस थ्योरम रिकॉल करो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम रिकॉल करो। 50 ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एक चीज 14 है, गुड, एक चीज 14 है। तो सोचिए अगर ये 25 होता आधा, ये 7 होता, तो 25 24, 25 और 7 का, ये आप सभी जानते हो ना बेटा, ये 25 होता है और ये 7 होता तो ये 24 होता है।
स्टैंडर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं कि 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17, ये सब तो और 7, 24, 25 ये सब तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है? जिसको याद नहीं है पाइथागोरस ट्रिपलेट सर्च करो इंटरनेट पे और या तो जो मैंने फिर बोला वही है। अगर आप यहाँ मेरे यहाँ से भी देख सकते हो या इंटरनेट पे वैसे भी सीख सकते हो या हमें आप टेक्स्ट वगैरह करके पूछ सकते हो। तो भाई 25 का 50 हो गया, 7 का 14 हो गया, तो 24 का 48 हो जाएगा। ये रहा। अब बात रही क्षेत्रफल की, जो क्षेत्रफल होता है बेटा जी, वो तो सीधा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आप विकल्पों को देखेंगे तो 8 चौके 32, 2 आंशिक आखिरी में, अगर 2 आंशिक आखिरी में तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब ये देखो कि 14 अगर 50 से गुणा होता तब जाके 700 बनता, तो 700 से तो कम ही है। 14 का 50 से गुना होता है बेटा जी, तब जाकर 700 बनता है। तो भाई 700 से तो कम ही आंसर है और आखिरी में 2 है। 700 से कम आंसर, आखिरी में 2, तो कौन सा विकल्प बचता है? बाकी अब चाहो तो पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई खास समय लगेगा नहीं, आपकी मर्जी। इस तरह से अप्रोच करने से ना क्वेश्चन तो जल्दी हो ही जाता है, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का हो जाता है एग्जामिनेशन, जो भी बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंस में रोल प्ले करता है। एक ट्रेन एक डिस्टेंस को 80 किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट कर 80 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड से 6 घंटे में कर लेती है। तो भाई दूरी कितनी है ना? दूरी कितना होता है? स्पीड गुना समय। जो दूरी जो कवर हो रही है वो 480 किलोमीटर कवर हो रही है और आपको वही दूरी अब 5 घंटे में कवर करनी है। ठीक है, तो जो न्यू स्पीड होगी, डिस्टेंस तो उतना ही है, टाइम नया हो जाएगा ना, टाइम नया हो जाएगा। तो 96 की रफ्तार से अब आपको गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी, है ना? दूरी वही कवर करनी है, तो अगर आप समय कम लेना चाहते हो तो आपको गति बढ़ानी पड़ेगी। सारे विकल्पों में गति ज्यादा है तो उससे मदद नहीं मिलेगी, इसलिए आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉपर सॉल्व करने में कोई खास समय लगेगा नहीं। आप बस फॉर्मूला क्या याद करते हो? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, ये फॉर्मूला याद करो और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड गुना टाइम, इतना रीजन तो आप कर ही लोगे। बाकी आप अलग अलग याद करना चाहते हो कर लो, कर सकते हो, तो कोई बुराई भी नहीं है उसमें। समानुपात का क्वेश्चन है, सीधा सीधा कहता है कि 3 और x का जो अनुपात है वही अनुपात 12 और 20 का होना चाहिए। तो अगर हम इसको 3 बना दे सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा। 3 बना सकते हैं सर, तो 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दोगे तो 3, 4 से भाग दे दोगे तो 5, 3 का 3 मैच कर गया, x सीधा आपका 5 हो जाएगा, सीधा उत्तर खत्म। तो आप ये महसूस करेंगे बच्चे कि अगर आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से रिपीट करेंगे चीजों को, तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर सकते हैं। मयंक जी हैं, वो 35% घर के सामान पे खर्च करते हैं, 25% बिजली के सामान पे खर्च करते हैं और 7% दवाइयों पे खर्च करते हैं। तो मयंक जी खर्च कितना कर देते हैं अपनी कमाई का? 35, 25, 60 और 67, 67% खर्च कर देते हैं। बचाते कितना है? 33%। ठीक है, तो 33% जो बचाते हैं उसका मानक प्रश्न देता है 11,550। ठीक है, ये प्रश्न दे रहा है 11,550। तो मतलब एक प्रश्न कितने के बराबर है? एक क्वेश्चन देखो, पहले 3 कर दो, 33 या 99 होता है ना? फिर 16 बच गया, 165 5 बार में चला जाएगा। इतनी कैलकुलेशन देखो आपको आनी चाहिए बेटा। तो एक परसेंट अगर 350 है तो पूरी इनकम कितनी परसेंट होती है? 100%। 100 से गुणा करोगे तो 350 में 2 जीरो और लगा दोगे तो 35,000 इसकी पूरी तनख्वाह रही होगी, जिसमें से ये सब वो खर्चे और सेविंग कर रहा है। आई बात समझ में? तो ऊपर डेटा दिया है कि इतना इतना खर्च कर रहा है, वो आपने निकाल लिया, तो जो बचा वो उसकी सेविंग है, वो 33% है और वही सेविंग 11,550 है। उसकी मदद से आपने 100% निकाल लिया, जो कि आपकी इनकम के बराबर है। ऑडिट कोई बात समझ में आए ना, तो हमें अप्रोच किया करिए तुरंत से। यार समय मत लीजिए, समय बहुत कीमती है, आपका भी मेरा, मेरे से ज्यादा कीमती आपका समय, प्लीज। तो अब हर क्वेश्चन इतना छोटा नहीं होता, हर क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता, ऑल्दो मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन देखते ही सीधा कर दिया। तो वही जो क्वेश्चन आसान है उसको बहुत जल्दी कर देना है, ताकि थोड़े से लंबे क्वेश्चन में समय खर्च करने की लिबर्टी गेन कर सको।
एक मैन ए से बी जाता है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब धारा की उल्टी डायरेक्शन में, फिर बी से ए वापस आता है मतलब धारा की ही डायरेक्शन। टोटल 12 घंटे लगते हैं। ए से बी तक का सफर 240 किलोमीटर का है, मतलब 240 किलोमीटर गया और 240 किलोमीटर वापस आ गया। 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम के बराबर है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर आप y मान ले, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर y मान ले, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब अगर पानी नहीं चल रहा होता तो बोट की गति x किलोमीटर प्रति आवर होती। तो बेटा जी ये अच्छे से सीख लो आप कि अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है कि इस बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है। अगर आप धारा की उल्टी डायरेक्शन में चलोगे तो धारा आपको अपोज करेगी ना, कितने से अपोज करेगी, खुद की स्पीड से। और अगर आप धारा की डाउनस्ट्रीम धारा की डायरेक्शन में चलोगे तो आपकी गति बढ़ जाएगी, धारा आपको सपोर्ट करेगी और तेजी से बढ़ाएगी। याद कर लीजिए, समझ के इस बात को अच्छे से याद करिए, या तो आता ही आता है एग्जाम। तो बच्चे क्या कह रहा है, समय क्या होता है, समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर आपने तो फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में टाइम और स्पीड को अपनी पोजीशन स्वैप करवा सकते हो ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। आई रिपीट, टाइम क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस बटा स्पीड, स्पीड किसका, डाउन स्ट्रीम का, वो बराबर है अनुपात डिस्टेंस बटा। कर दिया आपने, कर दिया बच्चे। तो 2 से काटो 2 हो जाएगा, 2 से काटो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर है 2x प्लस 2y। तो बेसिकली बोट की स्पीड और बोट की स्पीड और पानी की स्पीड आपस में इक्वेट होने जा रही है, इक्वेट हो गई। x बराबर है 5y। ठीक, x बराबर है 5। अब इसको ऊपर वाली इक्वेशन में यूज कर लो कि 240 किलोमीटर अगर मुझे अपस्ट्रीम जाना है, ठीक है, 240 किलोमीटर, यहाँ देखिए 240 किलोमीटर अगर मुझे अपस्ट्रीम जाना है तो अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, फिर मुझे 200 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी आना है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई है, और ये पूरा समय 12 घंटे का लगता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा था। समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये है अपस्ट्रीम का समय, ये डाउनस्ट्रीम का समय, दोनों को मिला के 12 घंटे पूरे लगते हैं, ऐसा प्रश्न हमसे कह रहा था। अभी अभी हमने यूज ये फाइंड कर लिया x 5y के बराबर है, इसको डाल दो 5y, तो नीचे हो जाएगा 4y, तो 240 बटा 4y, x को डाल दो 5y, तो 240 बट्टा 6y, ये बराबर है 12। 60 बट्टा वाई, 40 बट्टा वाई, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 100 बट्टा वाई बराबर है 12, है ना। तो वाई किसके बराबर है बच्चा, वाई 100 बट्टा 12 के बराबर है। तो आप 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 बट्टा 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी वाई मतलब पानी की स्पीड है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि पानी बोट की स्पीड, जब पानी शांत है तो बोट की खुद की स्पीड होती है। एक होता है पानी की खुद की स्पीड, अगर आप पानी की उल्टी डायरेक्शन में चलते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि धारा आपको अपोज करती है। अगर आप पानी की डायरेक्शन में चलते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि धारा आपको सपोर्ट करती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो वही फॉर्मूले का खेल है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। ठीक है, कोई बात समझ में ना आई हो बताइएगा। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। 1500 विद्यार्थियों की कक्षा में 30% लड़कियां हैं। 30% अगर लड़कियां हैं तो 1500 में 30% कितना होता है, 450 होता है। 3/10 कैलकुलेट कर लो, 450 तो मतलब 1050 लड़के, ये लड़कियां ये लड़के। अब कहता है कि 80% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पता नहीं कैसे ही लड़के, तो उत्तीर्ण होने लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो इसके 20% से ही मतलब है ना, हमें इसके 20% से मतलब है, 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 करोगे तो 210 हो जाएगा। तो 210 ऐसे लड़के हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं, बाकी सारे फालतू लड़के अनुत्तीर्ण हो गए। हाँ, मेरे टोटल को आपने बॉयज और गर्ल्स में बांट लिया, फिर आप अपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन कहता है कि 80% लड़के फेल हुए हैं,
तो 20% लड़के पास हुए हैं और कितने लड़के पास हुए वो आपसे पूछा जा रहा है। गुड, आई होप इट इज। D1 और D2 का औसत 40 है। ये सुनते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि D1 और D2 का जो टोटल है ना वो 80 है, क्योंकि दो अगर लोग हैं तो औसत में 2 से गुणा कर दोगे तो उनका टोटल मिल जाएगा। 3 लोग होते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, हमने क्वेश्चन किया भी है। D2 और D3 का औसत 45 है, तो अगर D2 और D3 को हम जोड़ देंगे तो उनका टोटल 90 आना चाहिए। D1 D3 को जोड़ेंगे तो उनका टोटल 110 आना चाहिए। ठीक है, अब जब भी ऐसा प्रश्न है ना तो आप तीनों को जोड़ दिया करो, याद करो तीनों को जोड़ोगे तो सब दो दो बार आ जाएगा। ट्वाइस D1 D2 D3, दो दो बार आ गया सारा। क्या आ रहा है टोटल? ये 90, ये तो 200 हो गया, 280 हो गया। मतलब अगर आप इस दो को उड़ा दो यहाँ से तो तीनों का जो सम है वो 140 हो गया। अब देख लीजिए बहुत आसानी से आपको तीनों मिल जाएंगे, आपको सिर्फ D3 चाहिए। तो D1 D2 का मान 80 है, D1 D2 का मान 80 है, इन तीनों का मिला के 140 है। भाई इन तीनों का मिला के 140 है, D1 D2 का मिला के 80 है, तो जो 60 बचेगा वो D3 का ही मान होगा ना बेटा। 60 बचेगा वो D3 का ही मान होगा, क्योंकि तीनों का सब मिला के 140 है, उसमें पहले दोनों 80 हैं तो तीसरे को 60 होना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब इसका मान पूछा गया, सिंपल सा बोर्ड मास रूल लगा। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ठीक है, ब्रैकेट देखो 1/4, 1/4 ऑफ, ब्रैकेट के बाद ऑफ होता है, प्लस प्लस बाद में होगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करो, पहले डिवाइड करेंगे तो कितना है 5, फिर 10 से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो अब ऑफ लगा दें, ऑफ, ये 4 हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा, तो आपका उत्तर 54 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी है, सही किया होगा। आगे देखना, रूल्स आपको पता है बॉड मास वाले, है ना। एल बॉड मास, पहले लाइन जो बार होता है, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एल बॉड मास। अब 7056 का रूट आ गया आपके सामने। 7056 के आसपास कोई बढ़िया नंबर दूंगे, 6400 होता है। 6400 का रूट 80 होता है, और फिर आगे एक नंबर दूंगा 8100, उसका रूट 90 होता है ना। तो अंडर रूट 6400 80 होता है, अंडर रूट 8100 90 होता है। तो 80 और 90 के बीच में कुछ होगा। ज्यादा किसकी तरफ झुका हुआ है? ज्यादा 80 की तरफ है। लास्ट में 6 है तो या तो 84 का होगा या 86 का स्क्वायर होगा। लास्ट में 4 4 गुणा होकर 16 बनेगा या 6 6 गुणा होकर 6 बनेगा। और तो कुछ और तो नहीं हो सकता ना। क्या लग रहा है, 84 या 86? चाहिए तुम चेक कर लेंगे, क्योंकि 6400 से काफी करीब है तो 84 ही होगा। बाकी आपको चाहिए तो आप सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब ऑफ ऑफ है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, वो एक अलग नोटेशन होता है। 5/8 गुना 276 और माइनस 84 आप अलग से करेंगे, निकाल लीजिए ना बच्चे। 24 से करेंगे तो 24 से तो नहीं जा रहा है, 24 से जाएगा, 24 से 240 और 36, ऐसा करते कोई बात नहीं, 8 से निकाल देते पहले। 8 से निकालो, 8 से निकल जाएगा, 3 36, पहले 2 से करो, हाँ ऐसे कर लेते हैं ना, 2 से करो, 4 3 12, हाँ 12 से चला जाएगा, 12 से एक बार उड़ा दो, 12 से 12 तो 24, तो कितना है बेटा जी, 23 इंटू 5 115 में से 84 हटाना पड़ रहा है, तो 15 यहाँ से, 16 यहाँ से, 31 बचा है। गुड, भाई बोल बोल के करने समय लग रहा है, अपने आप करेंगे तो और कम समय लगेगा। तो जो प्रश्न विकल्प से हो सकती है उनको तो सीधा विकल्प से ही करके छुट्टी करनी चाहिए, है कि नहीं। अगर विकल्प से हो ना, विकल्प से करके छुट्टी करो। 4 सालों के बाद रमेश का जो एज है 50% ज्यादा हो जाएगा 16 सालों पहले जो एज था। तो पहला विकल्प देखिए 56 साल। 56 साल में 16 साल पहले कितनी उम्र थी, 40, और 4 साल बाद कितनी उम्र जाएगी, 60। सीधा दिखता है कि 20% की वृद्धि है, और 20% की वृद्धि अगर 40 पे होगी तो उसी को तो 50% बोलते हो। 20% की वृद्धि, 20 की वृद्धि अगर 40 के बेस पे होगी बेटा, तो 20/40 हाफ, और हाफ को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 50%। पहला ऑप्शन ही लड़ पहला विकल्प भी मैच कर गया, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, करता तो बाकी विकल्प देख लेते।
ठीक है? तो सीजीएल का एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे हम, तो मैं आपको प्रोसेस वगैरह भी समझाऊँगा क्यों ऐसा होता है। इन एग्ज़ाम्स में ज़रूरत नहीं है, फटाफट क्वेश्चन करने पे ज़्यादा फ़ोकस आपको करना चाहिए। तो काजल किसी काम को 24 दिनों में कर सकती हैं और नेहा उसी काम को 40 दिनों में कर सकती है। काजल 12 दिनों तक अकेले काम करती है, मतलब काजल 24 दिन में पूरा काम कर सकती है, 12 दिन तक वो अकेले काम कर रही है, मतलब आधा काम कर चुकी है, आधा काम कर चुकी है, बाकी आधा काम ही होना। तो अब देखिए बेटा जी, काजल और हम तो देखिए अब अगर 2 लोग होते हैं ना, एक का 24 एक का 40 होता है, 3 होते तो आप एलसीएम ले लो। 2 में फॉर्मूला लगा दो फटाफट वाला। 2 में फॉर्मूला लगा दो कि अगर काजल 24 दिनों में, नेहा 40 दिन में और दोनों अगर मिल जाते ना, तो 24 और 40 को ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे 24 और 40 को जोड़ दीजिए। ये वो आपको समय दे देगा कि अगर एक का टाइम D1 लगता है, T1 लगता है, एक का टाइम T2 लगता है, तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे ना, तो जो समय खर्च होगा काम करने में वो T1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 का याद कर लो। आप एलसीएम के अप्रोच से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन मैंने आपको वैसे भी करा के दिखाया। ये समय लगेगा, कितना समय लग रहा है ये देखो, नीचे 64 आ रहा है ना, तो कितना आ रहा है 24 गुणे 40 डिवाइड बाई 64, ठीक है 64। तो 8 से करेंगे तो 8, 8 से करेंगे तो 3, तो 5, तो 15 दिन लग रहे हैं, है ना? अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ पूरा काम नहीं कर रहे हैं, दोनों आधा काम कर रहे हैं, क्योंकि काजल जी 12 दिनों तक अकेले करके आधा काम कर चुकी है। कैसे आधा? क्योंकि 24 दिनों में वो काम कर सकती हैं, तो 12 दिनों तक लॉजिकली आधा ही काम करेंगी वो। तो काजल 12 दिनों तक तो काम कर चुकी है, प्लस अब 15 दिन लगते तो काजल नेहा एक साथ मिलके शुरू से काम करते, तो अब सिर्फ आधा ही काम करना है, तो पूरा काम करने में उन दोनों को 15 दिन लगते, तो आधा काम करने में 15/2 दिन लगेंगे। दोनों को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर 2 लोग मिलके एक साथ काम करते हैं ना, दोनों के डेज दिए हैं, तो टोटल डेज इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो आप एलसीएम की अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कोई धनराशि 25% की वार्षिक ब्याज पर कितने समय में स्वयं ही दोगुनी हो जाती है? दोगुनी। तो अगर प्रिंसिपल को पी से 2p होना है, तो उसको प्लस p होना पड़ेगा, है ना? मतलब सिंपल इंटरेस्ट को, है ना? सिंपल इंटरेस्ट जो एसआई है वो p के बराबर है, और फॉर्मूला क्या होता है? p इंटू आर इंटू टी बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। p कट जाएंगे, ठीक है? आर 25 है तो टी को 4 होना पड़ेगा, आर 25 है टी को 4 होना पड़ेगा, ताकि 25 4 मिलके 100 को कैंसिल कर दे, है ना? आरटी मिला के 100 होना पड़ेगा ना, तो आर 25 है टी को 4 होना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्मूला। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, ये भी नजरिया देख सकते हो कि अमाउंट को राशि को डबल होना है, राशि को डबल होना है तो प्रिंसिपल तो है, तो ब्याज प्रिंसिपल के बराबर होगा, ब्याज प्रिंसिपल के बराबर होगा, मतलब ब्याज 100% होगा प्रिंसिपल का, 100%। तो एक साल में 25% का अगर ब्याज मिलता है, तो 100% तक जाने के आपको 4 साल लगेंगे, 25 गुना 4, 4 साल लगेंगे, तब जाकर 100% प्रिंसिपल का ब्याज इकट्ठा होगा। ऐसे भी सोच सकते थे। अगर आपको ये दूसरी वाली बात मेरी थोड़ी समझ कम आई है, आप सिंपल फॉर्मूले की मदद से फटाफट क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। दूसरी वाली बात मैं फिर समझा देता हूँ कि अगर डबल हुई है कोई चीज, तो ब्याज जो है ना वो प्रिंसिपल के बराबर इकट्ठा हुआ है। प्रिंसिपल के बराबर इकट्ठा होना मतलब 100%। भाई एक साल में तो 25% इकट्ठा हो रहा है, तो अगर 25% एक साल में इकट्ठा हो रहा है, आप चाहते हो कि 100% इकट्ठा हो जाए, तो कितने साल तक इंतजार करना पड़ेगा? 4 साल। तरीके से कर लो ऐसे विश। तो एक निश्चित धनराशि 7 सालों में 24,000 होती है और 12 सालों में 32,000 हो जाती है। तो 7 सालों में 24,000 हो जाती है और 12 सालों में 32,000 हो जाती है। तो 5 सालों में 8,000 का जो बढ़ोतरी हुई, 5 सालों में जो 8,000 की बढ़ोतरी हुई है, वो 8,000 की जो बढ़ोतरी हुई है, वो सिर्फ ब्याज की वजह से हुई है ना, क्योंकि साधारण ब्याज में तो मूलधन उतने का उतना ही रहता है। तो ये जो 24,000 से जो भी चीज बढ़ी है 32,000 हुई है, तो जो बढ़ोतरी हुई है
वो ब्याज में ही हुई है, मतलब 5 साल का ब्याज 8,000 रुपए हम बोल सकते हैं। तो 1 साल का जो ब्याज है बेटा जी, 1 साल का जो ब्याज है, वो आप 1 साल का जो ब्याज है, वो आप क्या बोल सकते हो? 1,600 रुपए बोल सकते हो, 1 साल का ब्याज, ठीक है? 1 साल का ब्याज 1,600 रुपए बोल सकते हो, ठीक है बेटा? तो क्या 7 साल का निकाल लें? तो 7 साल का जो ब्याज है, ठीक है? 7 साल का जो ब्याज है, वो कितना बोल सकते हो आप? 7 साल का ब्याज आप 11,200 रुपए बोल सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन करके। 7 साल की जो धनराशि हुई है, वो 24,000 हुई है ना, ठीक है? 24,000 हुई है। 7 साल की जो धनराशि 11 7 साल की जो धनराशि हुई है, वो 24,000 हुई है, ठीक है? तो 7 साल का जो जो मूलधन है बेसिकली, जो प्रिंसिपल है, ये निकालना था। तो 24,000 धनराशि इकट्ठा हुई है, जिसमें से 11,200 तो ब्याज ही है। बेसिकली पता चल गया कि 12,800 रुपए आपका मूलधन, ये पता चल गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। 12,800 मूलधन है, 1 साल का ब्याज तो 1,600 है। तो जो रेट है मेरे बच्चे, 1 साल का ब्याज 1,600 है, 12,800 मूलधन है। रेट आ गया फ्रैक्शन में और 100% करके आप उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर दो, है ना? तो ये 1/8 है। 1/8 को प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो 12.5% होता है ना? किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 12.5% होता है। तो हमने क्या चालाकी करी यहाँ पर, हमने बोला कि 7 साल का कुछ अमाउंट है, 12 साल का कुछ अमाउंट है। जो अमाउंट में फ़र्क है, वो साधारण ब्याज का ही है। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल तो उतना ही रहता है, जो अंतर आया है वो ब्याज की वजह से आया है। तो 5 सालों का ब्याज 8,000 रुपए है, 1 साल का ब्याज 1,600 रुपए। तो 7 साल का ब्याज 11,200 है। भाई 7 साल की जो रकम है वो 24,000 है, जिसमें से 11,200 ब्याज है। तो ओरिजिनल रकम कितनी थी, मूलधन कितना था, ये रहा मूलधन। मूलधन मिल गया, 1 साल का ब्याज पता है, फ्रैक्शन में रेट आ गया, जिसको 100 से गुणा करके आपने प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चे? तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो आपको इसका औसत बताना है। औसत में क्या होता है, सबको ऐड करके 5 है तो 5 से डिवाइड कर देना है ना? सबको ऐड करके तो देखिए ना कितना आ रहा है, 4 2 6, लास्ट में देखिए 4 2 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 4 20, लास्ट में 20 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में 20 आ रहा है, तो यहाँ से तो कुछ खास करेंगे, पूरा कैलकुलेट ही कर लेते, चलो निकाल लेते हैं। तो 24 42 जोड़ी कितना आता है, 24 42 66 आता है। ठीक है, फटाफट जोड़, 66 और 44 कल जोड़ो, 66 44 110 हो जाएगा। 110, 110 और इनको अलग से जोड़ लो, 110 और 130, 110 और 130, 240 आ गया। 240 कितने लोगों में बटेगा, 5 लोगों में। तो इसका जो औसत है वो 48 है ना। तो आपने देखा इस पेपर में जैसे कि रहेगा, आपके पेपर में भी यही होने वाला है कि कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, उनको फटाफट से सही सही कर देना, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगा के करना, कर लोगे बढ़िया। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और बाकी लेक्चर्स भी देखिएगा, तो उससे आपका काम हो